अब हम पढ़ने वाले हैं यूरोडायनेमिक्स के बारे में, जिसको वेसाइको यूरोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। तो ये अगर हम बात करें वेसाइको यूरोडायनेमिक्स, तो ये क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन होता है मेनली ब्लैडर का। और इसमें हम जो दो फेज होते हैं, फिलिंग और वॉइडिंग, वो चेक करते हैं ब्लैडर का। तो इससे हमें पता चलता है कि ब्लैडर जो है कितना इफेक्टिवली यूरिन को स्टोर कर सकता है या एम्प्टी कर सकता है। बेसिकली जो मेरा और हमारा जो एम होता है, प्राइमरी एम, वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट डिसफंक्शन जो रहता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डिफ्रेंशिएट ऑब्स्ट्रक्शन वर्सेस डेट्रूसन ओवर एक्टिविटी, तब हम यूरोडायनेमिक्स कराते हैं। दूसरा, कंप्लायंस के बारे में जानना है या स्टोरेज सेफ्टी के बारे में जानना है तो हम कराते हैं। तीसरा, कोऑर्डिनेशन के बारे में जानना है। और चौथा, मैनेजमेंट गाइड करता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर के दो फंक्शन होते हैं। एक होता है स्टोरेज फंक्शन और एक होता है वॉइडिंग फंक्शन। तो जो स्टोरेज फंक्शन होता है उसके लिए जब ब्लैडर में हम स्टोर कर रहे होते हैं तो उस समय हम लोग टोटल 5 चीज़ें देख सकते हैं। पहला जो होता है कि कोई भी इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं है, ब्लैडर जब फिल हो रहा है तो पहला जो रहेगा वो रहेगा कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं स्टोरेज फेज में। इसमें हम लोग किसी भी तरीके का इनवॉलेंट्री डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्शन, चाहे वो फिजिक हो या टर्मिनल हो, जैसे कि डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी, वो पता कर सकते हैं। दूसरा, हम जो रहता है बेसिकली ब्लैडर का कंप्लायंस जो रहता है वो चेक करते हैं इन केस ऑफ स्टोरेज फंक्शन। कंप्लायंस होता है चेंज इन वॉल्यूम पर चेंज इन डेट्रूसर प्रेशर। तो अगर पुअर कंप्लायंस होता है तो इसमें अपर ट्रैक्ट डैमेज के चांसेस रहते हैं, तो कंप्लायंस चेक कर सकते हैं। तीसरा जो है, हम कोर्स सेंसेशन चेक कर सकते हैं। तो कोर्स सेंसेशन की बात करें तो जो ब्लैडर होता है उसमें सबसे पहले जो होता है फर्स्ट सेंसेशन आता है और उसमें 3 तरह के डिज़ायर होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट डिज़ायर, जो सेकंड डिज़ायर होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल डिज़ायर, और जो थर्ड डिज़ायर होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। फिर जो रहता है, हम अर्जेंसी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और पेन है कि नहीं वो भी पता चल सकता है। तो ये कोर्स सेंसेशन के थ्रू पता चल सकता है। जो चौथा होता है वो होता है कॉन्टिनेंस। तो स्टोरेज के वक्त जो रहता है लीक नहीं करना चाहिए, कॉन्टिनेंस पता चल सकता है। और बेसिकली हम फिर इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ स्ट्रेस टाइप, अर्स टाइप या मिक्स टाइप है। फिर जो फाइनल जो होता है उसमें हम लोग ब्लैडर की कैपेसिटी पता कर सकते हैं। तो ब्लैडर की कैपेसिटी जो रहता है मैक्सिमम, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम सिस्टोमेट्रिक कैपेसिटी, वो तब मानते हैं जब उसके बियॉन्ड जो पेशेंट रहता है यूरिन स्टोर नहीं कर सकता है। तो ये जो रहता है ये हम देख सकते हैं, ये क्या है, ये 5C है। पहला है कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा है कंप्लायंस, तीसरा है कोर्स सेंसेशन, चौथा है कॉन्टिनेंस और पांचवा है कैपेसिटी। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं 5C ऑफ द स्टोरेज। इसी तरीके से 4C होते हैं वॉइडिंग के। अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे पहला रहता है वॉइडिंग में, हम जो रहता है जब वॉइड करते हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना रहता है, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराना रहता है। तो पहला हो गया कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तो उसमें हम डेटूसर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी चेक करते हैं। जो दूसरा फैक्टर होता है, यूजुअली जो दूसरा चीज़ चेक करते हैं कि ब्लैडर जो है कंप्लीट खाली हुआ है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एम्प्टिंग। तो कंप्लीट एम्प्टिंग हो रहा है कि नहीं, ये जो रहता है दूसरा सी होता है। फिर जो तीसरा जो चीज़ होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जब भी वॉइड करना रहता है तो उसमें हम लोग बेसिकली जो रहता है डेट्रूसर और स्फिंक्टर उसके बीच का कोऑर्डिनेशन चेक करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो रहता है यूजुअली वॉइडिंग फेज में चेक करते हैं और इससे हम डीएसडी के बारे में जान सकते हैं। और जो चौथा रहता है वो क्लिनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस के बारे में पता कर सकते हैं। बेसिकली अगर वॉइड करते समय पेशेंट्स को ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है तो इससे हमें पता चल सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको बोलते हैं 9C। तो 9C होते हैं मेनली स्टोरेज और वॉइडिंग फंक्शन, और ये जो चीज़ है हम लोग यूरोडायनेमिक्स से पता कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें नॉर्मल स्टोरेज का, तो नॉर्मल जो रहता है फिजियोलॉजी की बात करें तो स्टोरेज फेज, अगर यूरिन स्टोर करना है तो उस समय जो रहता है प्रेशर डेट्रूसर का बहुत कम होना चाहिए, ब्लैडर का कंप्लायंस अच्छा होना चाहिए और स्फिंक्टर जो है उसका टोन इंटैक्ट रहना चाहिए।
तब जो है इसमें हम लोग अगर स्फिंक्टर टोन इंटैक्ट रहता है तो ब्लैडर क्या होता है, कॉन्टिनेंट रहता है, ब्लैडर कंप्लायंस अच्छा रहता है, तो ब्लैडर जो है लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन स्टोर कर सकता है और डेट्रोसा प्रेशर कम होना चाहिए। इसी तरीके से वॉइडिंग की बात करें तो वॉइड करते समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। जिस समय डेट्रोसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसी समय यूरेथर रिलैक्स कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो दोनों स्टोरेज और वॉइडिंग फंक्शन है ये हम जो रहता है यूरोडायनेमिक स्टडी से पता कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो जो दोनों ये फंक्शन होते हैं ये बेसिकली कंट्रोल किससे होते हैं, पोंटाइन मैच्योरेशन सेंटर। और पोंटाइन मैच्योरेशन सेंटर इन दोनों को कैसे कंट्रोल करता है, वाया सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है वो स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और पैरासिम्पैथेटिक जो कि वॉइडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम बात करें कि हम यूरोडायनेमिक्स में क्या क्या एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा कि हम स्टोरेज जो कर रहे हैं वो करते हैं। स्टोरेज जो फेज होता है उसे ही फिलिंग फेज बोलते हैं क्योंकि उसमें ब्लैडर भर रहा होता है। और दूसरा जो रहता है वो एम्पटिंग, जिसको भी वॉइडिंग फेज भी बोलते हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं वो करते हैं। स्टोरेज जो है बेसिकली हम लोग जब करते हैं तो उस समय उसको बोलते हैं फिलिंग सिस्टोमेट्री, क्योंकि ब्लैडर फिल हो रहा है तो उस टेस्ट का नाम होता है फिलिंग सिस्टोमेट्री। जबकि जब वॉइड करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेशर फ्लो स्टडी। ये यूडीएस का ही पार्ट है। जब हम वॉइड चेक कर रहे हैं तो प्रेशर फ्लो स्टडी चेक कर रहे हैं। और बेसिकली हम स्टोरेज में हमने देख लिया है हम क्या क्या चेक कर रहे हैं। तो टोटल 5C देखते हैं कि ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी है, ब्लैडर का कंप्लायंस कैसा है, ब्लैडर में कोर्स सेंसेशन देखते हैं, और डेट्रूसर एक्टिविटी बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो रहता है जो आखिरी वाला सी रहता है वो रहता है कॉन्टिनेंस। तो कॉन्टिनेंस जो रहता है बेसिकली हम विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर एक्टिविटी भी चेक करते हैं, तो कॉन्टिनेंस चेक करते हैं। फिर वॉइडिंग के समय हम बात करें तो वॉइडिंग के समय हम क्लिनिकली आउटलेट रेजिस्टेंस है कि नहीं, तो क्लिनिकल जो रहता है वॉइड हम चेक कर सकते हैं, क्लिनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरा जो है कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, तो उससे हमें डीएसडी के बारे में पता चल सकता है। फिर तीसरा कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और चौथा जो रहता है कंप्लीट एम्पटिंग, ब्लैडर पूरा खाली हो रहा है कि नहीं, कंप्लीट एम्पटिंग भी वॉइडिंग फेज में पता चल रहा है। और ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ये बेसिकली जो रहता है इसमें हम लोग ईएमजी के साथ डिटेक्ट करते हैं, ईएमजी भी यूज़ करते हैं, और इसमें बेसिकली इंस्पेक्टर एक्टिविटी भी चेक करते हैं। तो जो रहता है बेसिकली कोऑर्डिनेशन जो रहता है स्फिंक्टर एक्टिविटी और बॉडी दोनों फेज से मिलकर चेक होता है। इससे हम लोग स्फिंक्टर डिसिनर्जी है कि नहीं वो पता लगा सकते हैं। और फिर जो फाइनल होता है वो होता है वीडियो यूरोडायनेमिक्स। वीडियो यूरोडायनेमिक्स जो रहता है उसमें हम लोग जो रहता है एनाटॉमी भी देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ फंक्शनल, जब वॉइड कर रहा होता है तो इसमें जो रहता है स्ट्रक्चर इवेल्युएशन हो सकता है। तो इसमें हमने क्या देखा, एक स्टोरेज, एक वॉइडिंग और एक स्फिंक्टर के बारे में पता चल रहा है। स्फिंक्टर ईएमजी से पता चलता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यूरोडायनेमिक टेस्टिंग करने के लिए हमें जो रहता है एक जो रहता है एब्डोमिनल प्रेशर मारते हैं और एक ब्लैडर प्रेशर। तो ब्लैडर प्रेशर के लिए जो कैथेटर होता है पर यूरेथरली हम लोग जो है ब्लैडर में डालते हैं, जबकि एब्डोमिनल प्रेशर जो रहता है हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। उसके लिए हम एब्डोमिनल प्रेशर के लिए यूजुअली जो रहता है अगर हम बात करें तो रेक्टम में इंसर्ट करते हैं, रेक्टम में इंसर्ट करते हैं टू लुक फॉर एब्डोमिनल प्रेशर। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ब्लैडर और एब्डोमिनल प्रेशर का वो जो रहता है वो बताता है डेट्रूसर प्रेशर, जो आगे हम देखेंगे। प्लस जो ये स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर के लिए हम जो है यूज़ करते हैं ईएमजी। ईएमजी जो रहता है यहाँ पे हमने 2 लगा रखा है, तो ईएमजी यूज़ करेंगे। और यूजुअली फिर ये तो रहा मशीन का सेटअप, और ब्लैडर को फिल करने के लिए एक और कैथेटर यूज़ करते हैं जिससे हम ब्लैडर को रिट्रोग्रेड फिल कर सकते हैं। और फिर फाइनली जो पेशेंट है वॉइड जब करता है तो उसके लिए फ्लो मीटर रखते हैं जो कि यूरो फ्लो का पार्ट होता है। तो हम मेजर क्या क्या कर रहे हैं, ईएमजी से जो रहता है स्फिंक्टर की एक्टिविटी मेजर कर रहे हैं। और फिर जो रहता है दूसरा जो अगर हम बात करें तो एक जो रहता है ब्लैडर प्रेशर मेजर कर रहे हैं डायरेक्टली, जिसको पी वेसाइकल प्रेशर बोलते हैं। दूसरा जो रहता है रेक्टम प्रेशर मेजर कर रहे हैं जिसको पी एब्डोमिनल होता है, वो एब्डोमिनल प्रेशर बताता है। और इन दोनों के डिफरेंस से हम लोग जो है डेट्रूसर प्रेशर निकाल सकते हैं। और इसमें जो रहता है ये यूडीएस में हम देख सकते हैं दोनों फेज, एक होता है फिलिंग फेज और एक वॉइडिंग फेज। ब्लैडर को फिल होने में यूजुअली हम देख सकते हैं ज़्यादा टाइम लगता है, वॉइड होने में यूजुअली कम टाइम लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैडर फिल हो रहा होता है और उस समय हम
देख सकते हैं कि डेट्रूसर एक्टिविटी जो रहती है बिल्कुल नॉर्मल या बेसलाइन पे रहती है। कोई भी एब्डोमिनल प्रेशर नहीं होता है, बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। जब हम वॉइड करते हैं तो हमारा जो है डेट्रूसर प्रेशर बढ़ता है, और डेट्रूसर प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से फ्लो बढ़ता है। तो इस तरीके से जो रहता है हम करते हैं। और यूजुअली जो रहता है फीमेल पेशेंट को हम बैठा कर करते हैं इस तरीके से, और मेल पेशेंट को स्टैंडिंग से भी कर सकते हैं, सुपाइन भी या बैठा कर भी अलग अलग पोजिशन से कर सकते हैं। तो कंपोनेंट क्या होते हैं, हमने देखा कि सबसे पहले हम ब्लैडर को फिल कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे फिलिंग सिस्टोमेट्री। तो जब ब्लैडर को फिल कर रहे होते हैं तो ब्लैडर को फिल करते समय हम डेट्रूसर का बिहेवियर जो रहता है उसको चेक कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ जो कैथेटर हमने डाला है ब्लैडर में, उसकी वजह से। फिर उसके बाद जो है उसी समय हम स्फिंक्टर का भी फीचर चेक कर रहे होते हैं कि जो स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टेड है कि नहीं। तो कोऑर्डिनेशन चेक कर रहे होते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर का, उसके लिए हम ईएमजी यूज करते हैं। फिर जो अगला होता है, अगर हम बात करें तो जब जो जिसका यूडीएस हो रहा होता है फिर वो वॉइड करता है, वॉइड करते समय हम यूरिन का फ्लो रेट मेजर करते हैं, उसको बेसिकली हम मेजर करते हैं यूरो फ्लो मीटर से। तो यूरिन का फ्लो रेट मेजर करते हैं और किस तरह का पैटर्न बना रहा है, तो ये यूरो फ्लो होता है। और उसी समय जब वॉइड कर रहा होता है तो हम जो है डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्शन भी इवेलुएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर फ्लो स्टडी। प्रेशर फ्लो स्टडी जो रहता है उस समय हम लोग डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्शन इवेलुएट करते हैं प्लस कोई रेजिस्टेंस है या नहीं। तो बेसिकली जो रहता है वॉइडिंग फेज में हम दो चीज़ें देख रहे हैं, एक हो गया प्रेशर फ्लो स्टडी के साथ यूरो फ्लो कराते हैं, और फिलिंग फेज में हम लोग सिस्टोमेट्री कराते हैं। फिलिंग सिस्टोमेट्री जो रहता है फिलिंग फेज या स्टोरेज फेज, जबकि ईएमजी फेज जो रहता है वो थ्रू आउट रहता है, क्योंकि पहले स्फिंक्टर को जो रहता है कॉन्ट्रैक्टेड करना रहता है और वॉइड करने के लिए रिलैक्स करना रहता है। फिर अगर हम फ्लोरोस्कोपी यूज करते हैं, अगर फ्लोरोस्कोपी यूज करते हैं यूजुअली जब कोई कॉम्प्लेक्स केस होता है या न्यूरोजेनिक केस है तो ऐसे में यूज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वीडियो यूरोडायनेमिक्स, और उसमें हम लोग जो है फिजियोलॉजी के साथ एनाटॉमी भी मेजर कर लेते हैं। फिर एक जो लास्ट जो कंपोनेंट होता है वो जो रहता है, कभी कभी हम यूरेथ्रल प्रेशर प्रोफाइलोमेट्री भी कर सकते हैं, उसमें बेसिकली हम लोग मैक्सिमम यूरेथ्रल क्लोजर प्रेशर मेजर करते हैं, तो ये कर लेते हैं। यूजुअली जो ज़्यादातर रहता है ये 4 कंपोनेंट रहते हैं। तो अब बात करें हमें पता क्या चलता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमें जो रहता है जब हम ब्लैडर को फिल कर रहे होते हैं फिलिंग फेज, तो उसमें हमें पता चलेगा ब्लैडर की कैपेसिटी। तो फंक्शनल ब्लैडर कैपेसिटी कितनी होती है, तो यूजुअली अगर हम नॉर्मल वैल्यू बात करें तो 300 से 600 ml तक नॉर्मल माना जाता है। अगर 300 ml से कम है तो उसको स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर मानते हैं। तो स्मॉल कैपेसिटी ब्लैडर जो रहता है 300 ml से मानते हैं। फिर फिलिंग फेज में हम लोग दूसरा जो चीज़ चेक करते हैं ब्लैडर का वो है कंप्लायंस। तो जो कंप्लायंस होता है, अगर कंप्लायंस लेस देन 20 है तो वो जो रहता है पुअर कंप्लायंट ब्लैडर होता है, पुअर कंप्लायंट बताता है। यूजुअली नॉर्मल की बात करें तो मोर देन 20 होना चाहिए। फिर फिल करते समय जो रहता है यूजुअली हम डेट्रूसर प्रेशर भी मेजर करते हैं। डेट्रूसर प्रेशर जो रहता है फिल करते समय बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, यूजुअली जो रहता है 10 से 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है डेट्रूसर प्रेशर भरने की वजह से तो इसका मतलब है पुअर कंप्लायंस ब्लैडर है। फिर जो अगला रहता है वो रहता है डेट्रूसर लीक पॉइंट प्रेशर। डेट्रूसर लीक पॉइंट प्रेशर भी फिलिंग करते समय हमें पता चलता है। अगर हम ब्लैडर फिल कर रहे हैं तो यूजुअली जो ब्लैडर का प्रेशर है वो कितना होता है, यूजुअली 10 से 15। अब ब्लैडर जो है अगर लो कंप्लायंट ब्लैडर है तो उसमें क्या होगा, प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा और यूरिन भी लीक हो जाती है। तो जिस प्रेशर पे यूरिन लीक होता है उसको बोलते हैं डेट्रूसर लीक पॉइंट प्रेशर। यूजुअली ये जो प्रेशर है 40 से कम है तो नॉर्मल होगा, बट अगर 40 से ज़्यादा है तो इसको अनसेफ ब्लैडर बोलते हैं। तो अब जो है यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक होता है कंप्लायंस और एक होता है अनसेफ ब्लैडर। तो ये दोनों एक तरीके से हम एक ही चीज़ को दो अलग एंगल से देख रहे हैं। जैसे कोई बलून है, जैसे कोई गुब्बारा है और उसमें जो है हम पानी भर रहे हैं, तो वो दो कंडीशन में हमें पता चल सकता है कि वो खराब है। पहला कि यूजुअली नॉर्मली क्या होता है कि गुब्बारे में हवा भर रहे हैं या पानी भर रहे हैं, तो अगर हवा भर रहे हैं तो गुब्बारा अगर कंप्लायंट होगा, अच्छे से कंप्लायंट होगा, तो वो अच्छे से स्ट्रेच होगा, और अच्छे से स्ट्रेच होगा और उसमें हवा ज़्यादा भरेगी। तो ये जो रहता है कंप्लायंस बताता है। तो कंप्लायंट जो प्रॉपर्टी होता है एक तरीके से ब्लैडर वॉल की प्रॉपर्टी होती है, कितना इलास्टिक है, कितना स्ट्रेच हो जाता है,
अगर कोई ऐसी पैथोलॉजी जो ब्लैडर वॉल को अफेक्ट कर रही है या ऐसी नर्व को जो ब्लैडर को स्ट्रेच नहीं होने दे रही है, तो ऐसे केस में लो कंप्लायंस ब्लैडर हो जाता है। अब वहीं पे अगर हम DLPPP की बात करें, तो DLPP की बात करें तो जैसे कोई ब्लैडर है वो हार्ड है, छोटा सा, जैसे बलून है। अब वो बलून जो है, क्या हुआ कि वो जो बलून है बहुत छोटा सा है, उसमें थोड़ा सा ही हवा भरने के बाद फट जा रहा है। तो अब एक तो इसमें हमसे क्या पता चला कि ब्लैडर के जो बलून है वो उसमें थोड़ा ही हवा भर पा रहा है, स्मॉल, और दूसरा फट जा रहा है। तो फटने का मतलब क्या है कि बलून के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए बलून फटता है। तो इसका मतलब वो जो प्रेशर है जिसपे बलून फट जा रहा है उसको बोलेंगे DLPP। तो यही सेम जो रहता है ब्लैडर के केस में होता है, जिस प्रेशर पे यूरिन लीक हो जाता है वो होता है DLPP। और अगर ये DLPP बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसे में क्या रहता है, अपर ट्रैक्ट डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ ये बताता है। फिर अगर हम बात करें, जो अगली वैल्यू हमें पता चलेगी वो है फ्लो रेट। मैक्सिमम फ्लो रेट यूजुअली हमें यूरो फ्लोमीटर से पता चलती है, और लेस देन 10 जो रहता है इसका मतलब होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है। आदमियों में यूजुअली 15 ml पर सेकेंड से ज़्यादा होता है। अब जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है वो होता है PVR। PVR जो रहता है यूजुअली 50 ml से कम होना चाहिए, बट अगर 150 ml से ज़्यादा है तो उसको सिग्निफिकेंट PVR बोलते हैं। फिर अगर हम बात करें वॉइडिंग एफिशिएंसी का, तो वॉइडिंग एफिशिएंसी मतलब होता है कि कितना यूरिन है जिसको वो वॉइड कर दे रहा है। तो अगर 90% से ज़्यादा यूरिन वॉइड हो जाता है तो वो नॉर्मल होता है, और अगर 80% से कम हो रहा है तो इम्पेयर्ड एम्प्टिंग है। तो अगर हम इसमें बात करें तो यूजुअली जो रहता है ब्लैडर कैपेसिटी, कंप्लायंस, डेटूसा प्रेशर और DLPP, ये स्टोरेज, ब्लैडर स्टोरेज में पता चलता है या फिलिंग फेज में पता चलता है। जबकि अगर हम बात करें मैक्सिमम फ्लो रेट का, ये यूरो फ्लो में पता चलता है, ये यूरो फ्लो से पता चलेगा। और PVR और वॉइडिंग एफिशिएंसी हमें प्रेशर फ्लो से पता चलेगा, प्रेशर फ्लो डायनेमिक्स से पता चलता है। तो फिर अब बात करते हैं कुछ डिराइव्ड यूनिट की। ये डिराइव्ड इंडिसेस होते हैं जो कि हम करते हैं। पहला जो रहता है वो रहता है कंप्लायंस। कंप्लायंस जो रहता है, हम कंप्लायंस जो इंडेक्स है उसका मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर। अगर लो कंप्लायंस होता है तो ब्लैडर जो रहता है काफ़ी रिस्की रहता है, प्रेशर हाई होता है, और इसकी वजह से अपर ट्रैक डैमेज होता है, और ब्लैडर की कैपेसिटी भी कम हो सकती है। तो लो कंप्लायंट ब्लैडर यूजुअली वॉल में कोई पैथोलॉजी हो जाएगी, क्योंकि कंप्लायंस क्या होता है, ब्लैडर की वॉल की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, या नर्व में प्रॉब्लम जैसे न्यूरोजेनिक ब्लैडर। तो ऐसे में कंप्लायंस जो रहता है हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर जो दो इंडेक्स होते हैं, पहला होता है ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इंडेक्स, और एक होता है ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंडेक्स। तो यूजुअली अगर हम बात करें तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो हमें माइनस करना होगा। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो उसमें मिलकर काम करना होता है, तो इसमें हमें प्लस करना होता है। तो ये दो वैल्यू याद रखते हैं। तो यूजुअली हम जब यूरो फ्लो निकालते हैं या यूडीएस निकालते हैं तो उसमें जो रहता है पी डेट्रूसर जो है हम मेजर करते हैं एट क्यू मैक्स। तो पी डेट्रूसर क्यू मैक्स पे जो रहता है उसको हम -2 टाइम्स ऑफ क्यू मैक्स जब करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इंडेक्स। तो सेम यही जो रहता है, अगर हम बात करें पी डेट क्यू मैक्स निकालते हैं तो ये जो दोनों फॉर्मूला होता है पी डेट क्यू मैक्स से निकलता है। हमें क्या याद रखना है, पी डेट क्यू मैक्स। अगर पी डेट क्यू मैक्स से हमें ऑब्स्ट्रक्शन निकालना है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, वो माइनस हो रहा है, तो इसमें हम माइनस करते हैं, -2 टाइम्स क्यू मैक्स करते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी में प्लस होता है, तो पी डेट क्यू मैक्स कर रहे हैं और उसमें +5 टाइम्स ऑफ क्यू मैक्स करते हैं। तो इसमें जब हम माइनस करें तो इसकी वैल्यू की कट ऑफ कम आएगी। तो यूजुअली जो रहता है, अगर हम बात करें तो ये जो रहता है लेस देन 20 जो रहता है नॉर्मल होता है। तो लेस देन 20 अगर ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इंडेक्स आया है, इसमें हम देख सकते हैं कितने जीरो, 2 जीरो है, तो लेस देन 2 जीरो, तो लेस देन 2 जीरो 20 तो नॉर्मल रहता है। सेम इसी तरीके से अगर पी डेट क्यू मैक्स और +5 टाइम्स ऑफ क्यू मैक्स कर रहे हैं तो इसमें जो रहता है नॉर्मल की बात करें, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंडेक्स तो 100 से 150 के बीच में नॉर्मल होता है। तो 100 से 150 के बीच में नॉर्मल होता है। अगर 100 से कम होगा, अगर कोई भी लेस देन 100 होगा अगर, तो वो वीक होगा। इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब हो गया क्रिकेटर। तो अगर कोई क्रिकेटर जो है 100 रन से कम बना रहा है तो वो वीक क्रिकेटर होता है, और अगर वो 150 रन से ज़्यादा मार रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर होता है। जबकि 100 से 150 सब मार लेते हैं, नॉर्मल होता है।
तो ये जो रहता है ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंडेक्स या ब्लैडर क्रिकेटर इंडेक्स भी याद कर सकते हैं, इसको ब्लैडर क्रिकेटर इंडेक्स की तरह याद कर सकते हैं इस तरीके से। फिर ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इंडेक्स की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्शन कितने में पता चलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इंडेक्स में तो अगर 40 से ऊपर है तो ऑब्स्ट्रक्टेड है और 20 से नीचे है तो नॉर्मल है और बीच का जो रहता है वो इक्विवोकल होता है, तो मोर देन 40 ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है तो ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्टेड कब कहलाता है, मोर देन 40। फिर जो अगला रहता है वो होता है वॉइडिंग एफिशिएंसी। वॉइडिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कितना जो है वॉइड कर रहा है। अगर हम बात करें तो जैसे ब्लैडर में 500 ml यूरिन है तो 90% अगर वॉइड कर रहा है उसका मतलब कि 450 ml, तो इसका मतलब क्या है, उसकी वॉइडिंग एफिशिएंसी कितने 90%। तो उसी तरीके से इसको कैसे निकालते हैं, वॉइडेड कितना वॉइड किया है डिवाइडेड बाई वॉइडेड प्लस रेजिडुअल या टोटल भी बोल सकते हैं। तो कितना वॉइड किया है डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल में से कितना वॉइड किया है वो वॉइडिंग एफिशिएंसी होता है। यूजुअली लेस देन 80% या 70% से कम जो रहता है उसको इनकम्प्लीट एम्प्टिंग मानते हैं। तो हम जो है अब सबसे पहले देखते हैं जो स्टोरेज फेज होता है वो काफ़ी लंबा होता है और वॉइडिंग फेज जो रहता है वो काफ़ी छोटा होता है। फिर जो रहता है स्टोरेज फेज जिस स्टेज पर जाके खत्म होता है वहाँ पे हम जो मेजर करते हैं वो होता है मैक्सिमम सिस्टोमेट्रिक कैपेसिटी, वो ब्लैडर की कैपेसिटी मैक्सिमम रहती है। तो अब जो है अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या क्या देख सकते हैं, स्फिंक्टर के लिए EMG होता है। फिर जो अगला जो रहता है एक हमने रेक्टम में डाला है तो उससे हम इनडायरेक्टली एब्डोमिनल प्रेशर मेजर करते हैं, दूसरा ब्लैडर में डाला है तो उससे वेसाइकल प्रेशर करते हैं, और जो तीसरा रहता है इन दोनों के कैलकुलेशन से डिफरेंस से निकलता है वो होता है डेट्रूसर प्रेशर। फिर यूरोफ्लो से हम फ्लो निकालते हैं और जो एक रहता है वो रहता है वॉल्यूम, ब्लैडर में कितना यूरिन भर रहा है जिससे हम मैक्सिमम सिस्टोमेट्रिक कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो फिर इसमें जो रहता है जब ब्लैडर भरता है तो उसमें जो रहता है 3 तरह के डिजायर आते हैं, एक होता है फर्स्ट डिजायर, फिर होता है नॉर्मल डिजायर और फिर होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो ये 3 डिजायर होते हैं ब्लैडर के केस में। तो ये जो रहता है इसको बोलते हैं कोर्स सेंसेशन। कोर्स सेंसेशन जो रहता है यूजुअली इस तरीके से होता है। फिर आगे हम बात करें सेम चीज़ कि हम लोग क्या क्या देखते हैं, एक जो रहता है ब्लैडर प्रेशर देखते हैं, एक एब्डोमिनल प्रेशर देते हैं और दोनों के डिफरेंस से हम डेट्रूसर प्रेशर निकाल सकते हैं। यूरोफ्लो से फ्लो देखते हैं और वॉल्यूम देखते हैं। तो ये यूजुअली जो रहता है ग्राफ पे ये सब चीज़ें रहती है और एक रहता है स्फिंक्टर के लिए रहता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ये सब जो है बाद में देखेंगे। अगर हम बात करें ब्लैडर सेंसेशन की तो ब्लैडर सेंसेशन यूजुअली 3 तरीके से होते हैं। पहला होता है फर्स्ट सेंसेशन, दूसरा होता है नॉर्मल डिजायर और तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट सेंसेशन या फर्स्ट डिजायर और नॉर्मल डिजायर और स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो 3 सेंसेशन हमने किया। तो जो पहला सेंसेशन आता है यूजुअली 100 से 150 ml के बीच में आता है और ये सबसे पहला सेंसेशन होता है, अर्लीस्ट सेंसेशन होता है। फिर जो दूसरा सेंसेशन होता है वो 250 से 350 के बीच में रहता है, ये नॉर्मल डिजायर होता है। और जो उसके बाद जो फाइनल मैक्सिमम सिस्टोमेट्रिक कैपेसिटी होता है वहाँ पे जो सेंसेशन आता है वो स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम सिस्टोमेट्रिक कैपेसिटी का तो मैक्सिमम सिस्टोमेट्रिक कैपेसिटी जो रहता है मैक्सिमम टॉलरेटेड वॉल्यूम होता है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम सिस्टोमेट्रिक कैपेसिटी। और ये जो रहता है यहीं पे हम लोग जो रहता है फिलिंग को स्टॉप कर देते हैं। तो अब बात करते हैं यूरोफ्लो मीटर का। यूरोफ्लो मीटर में अगर हम बात करें जो फ्लो होता है नॉर्मल अगर बात करें तो नॉर्मल में बेल शेप कर्व बनता है। अगर जो है किसी तरीके का ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो फ्लैट या प्लेटू जो रहता है कर्व बनता है। फिर अगर किसी तरीके का स्फिंक्टर या डेट्रूसर डिससिनर्जिया है तो ऐसे केस में इंटरमिटेंट फ्लो कर्व होता है, जबकि डेट्रूसर अंडर एक्टिविटी में यूजुअली फ्लो नहीं रहता है तो प्रोलॉन्ग्ड लो फ्लो कर्व बनता है। अगर इरेटिक मिल रहा है, इरेटिक या टर्बुलेंट मिल रहा है तो ये बेसिकली पुअर स्फिंक्टर कोऑर्डिनेशन या एब्डोमिनल स्ट्रेन की वजह से मिलता है, इरेटिक या टर्बुलेंट। तो अगर हम बात करें यूरोफ्लो के लिए तो जो मिनिमम वॉइडेड वॉल्यूम है वो 150 होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि जो नॉर्मल होता है ग्राफ, अगर यूरोफ्लो की बात करें तो ये जो रहता है बेल शेप होता है, बेल शेप होता है। और ये जो ग्राफ बनता है यूजुअली टाइम और फ्लो के बीच में बनता है। तो इस एक्सिस पे अगर हम बात करें तो फ्लो रेट होता है कितनी रेट से हो रहा है, जबकि इस एक्सिस पे फ्लो टाइम होता है कितनी देर में होता है। तो टाइम हम इस एक्सिस पे लेंगे और जो रहता है वाई एक्सिस पे फ्लो रेट लेंगे।
फिर एक बेल शेप कर्व बनता है और एरिया अंडर द बेल शेप कर्व जो रहता है वो हमें बताता है कितना यूरिन निकला है, वॉइडेड वॉल्यूम। फिर जो मैक्सिमम फ्लो रेट होता है, वो जो मैक्सिमम पीक होता है बेल का, वो हमें मैक्सिमम फ्लो रेट बताता है। जबकि एवरेज फ्लो रेट जो रहता है बेसिकली कितना जो रहता है पूरे फ्लो में मैक्सिमम जो रहता है टाइम लगा, एवरेज कितना टाइम लग रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें तो पहला होता है नॉर्मल शेप कर्व। नॉर्मल जो है वो बेल शेप होता है, इस तरीके से देते हैं। फिर बीच बीच में कभी कभी जो रहता है एक आध वैल्यू जो रहती है हाई आ जाती है, हाई जो रहता है क्यूमैक्स आ जाता है। यूजुअली ये पुअर जब फ्लो रहता है, ये जो ग्राफ है बहुत नीचे है तो पुअर फ्लो बताएगा, बिल्कुल ग्राफ नीचे है तो ऐसे में जो रहता है इसको आर्टिफैक्ट मानते हैं। यूजुअली आर्टिफैक्ट की वजह से ऐसी वैल्यू आ जाती है। फिर ये जो ग्राफ है ये भी जो है इस एक्सिस पे फ्लो बता रहा है। अब फ्लो जो है बहुत कम है तो हम देख सकते हैं बहुत फ्लो कम है, और विथ टाइम जो है जो रहता है इंटरप्टेड है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कैसा इंटरमिटेंट फ्लो है विथ स्टॉप एंड स्टार्ट। तो ये यूजुअली दिखाता है कि जो रहता है डेट्रूसर जो है अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें जो रहता है लो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, डेट्रूसर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है, इसलिए जो है उतना अच्छा फ्लो जनरेट नहीं हो पा रहा है। और इसमें जो बेसिकली जो है एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग है, इसलिए जो रहता है इंटरमिटेंट फ्लो है। फिर जो अगला है हम देख सकते हैं कि एक स्टडी है, एक स्टडी जो है बॉटम को नहीं टच कर रहा है और इसमें जो है प्लेटो पैटर्न मिल रहा है, इस तरीके से प्लेटो पैटर्न मिल रहा है। क्यूमैक्स जो है वो कम है, तो लो क्यूमैक्स और प्लेटो पैटर्न जिसको फ्लैट टॉप भी बोलते हैं। तो इसमें जो रहता है यूजुअली जो रहता है स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के केस में रास्ता पतला हो जाता है। तो पेशेंट जो रहता है यूजुअली जो 30 सेकेंड्स में लग रहा था अब वो 60 सेकेंड से लेकर 1 मिनट 2 मिनट लग सकता है। धीरे धीरे जो रहता है एक कांस्टेंट फ्लो से यूरिन पास कर रहता है, इसमें प्रोलॉन्ग्ड वाइडिंग होती है, ये स्ट्रक्चर यूरेथ्रा होता है। फिर जो अगला रहता है, अगला हम देख सकते हैं कि यूजुअली जो रहता है नॉर्मली जो क्यूमैक्स होता है अचीव्ड अर्ली अचीव हो जाता है, फिर उसके बाद ग्राफ जो है नीचे आता है। तो इस तरीके के ग्राफ में यूजुअली ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। तो फिर इस तरीके से ये भी जो है नॉर्मल बेल शेप कर्व है, बेल शेप कर्व है, ये नॉर्मल बेल शेप कर्व है। ये भी जो नॉर्मल पैटर्न है, नॉर्मल पैटर्न है नॉर्मल। और इसमें देख रहे हैं हम रिड्यूस्ड फ्लो है और इसमें जो है इंटरमिटेंट फ्लो है, और इस पैटर्न को बोलते हैं स्टैकाटो पैटर्न। इसमें जो रहता है सॉ की तरह, आरी की तरह दिख रहा है, इस तरीके से जो लाइंस होते हैं इसको बोलते हैं स्टैकाटो पैटर्न। तो फिर अब हम आगे जो पढ़े इंटरप्रिटेशन की, तो सबसे पहले हम बात करें फीलिंग फेज की। फीलिंग फेज जो रहता है वो सिस्टोमेट्रिक जो रहता है, अगर हम बात करें उसमें पता चलता है। उसमें हम सबसे पहले क्या देख सकते हैं कंप्लायंस के बारे में। तो अगर ब्लैडर स्टेबल है, डेटूसर स्टेबल है, लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्लैडर है वो नॉर्मल कंप्लायंट ब्लैडर है। फिर दूसरा जो टर्म होता है वो डेटूसर ओवर एक्टिविटी होता है, ये भी हम फीलिंग फेज के टाइम पे जान सकते हैं। अगर कोई भी डेटूसर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है ड्यूरिंग फीलिंग तो उसे नॉर्मल डेटूसर बोलते हैं, बट अगर कोई इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे डेटूसर ओवर एक्टिविटी। फिर जो अगला रहता है वो होता है पुअर कंप्लायंस। पुअर कंप्लायंस तब बोलते हैं जब प्रेशर जो है 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से हो जाता है, यूजुअली 10 से 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक डेटूसर बढ़ता है, बट अगर 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से ज़्यादा हो रहा है तो वो पुअर कंप्लायंस होता है। फिर इसी में हम अब जो रहता है हमने पढ़ा फीलिंग फेज क्या है, स्टोरेज। और स्टोरेज में ही क्या रहता है, तीन चीज़ें पता चलती है, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्ट्यूरिया, ये सिम्टम्स होते हैं। तो अर्जेंसी जो रहता है अगर हम बात करें तो इसी में पता चलेगा फीलिंग फेज में सेंसरी अर्जेंसी। इसमें जो रहता है अगर पेशेंट को अर्ली ब्लैडर सेंसेशन आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसको सेंसरी अर्जेंसी है। फिर और जो दूसरा चीज़ पता चल सकता है कि अगर उसको सेंसेशन आ ही नहीं रहे हैं और ब्लैडर बढ़ता ही जा रहा है तो ऐसे केस में उसको सेंसरी न्यूरोपैथी है, और ये यूजुअली डायबिटीज़ या स्पाइनल लीजन में मिलता है। अब बात करते हैं वार्डिंग फेज में। वार्डिंग फेज को हम लोग जो रहता है प्रेशर फ्लो स्टडी भी बोलते हैं, जबकि फीलिंग फेज को हम लोग सिस्टोमेट्रिक स्टडी बोल रहे थे। अब इसमें जो रहता है अगर हम बात करें कि नॉर्मल जो क्यूमैक्स होता है वो 15 ml पर सेकेंड से ज़्यादा होता है, और जो नॉर्मल डेट्रूसर प्रेशर होता है क्यूमैक्स पे वो यूजुअली क्या होता है, डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना मैक्सिमम प्रेशर होता है जिससे वो डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो मैक्सिमम प्रेशर पे ही होगा। तो वो होता है पीडेड क्यूमैक्स, और वो यूजुअली 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक होता है। तो 30 से 60 के बीच में नॉर्मल डेट्रूसर प्रेशर होना चाहिए यूरिन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो हमने क्या देखा कि जब ब्लैडर फिल कर रहा था तो 10 से 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर डेट्रूसर का प्रेशर है, और जब उसे वॉइड करना है
तो वो प्रेशर बढ़ के 30 से 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक चला गया है। तो ये जो चीज़ है ये नॉर्मल होता है। बट अगर ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? अब हम दो चीज़ें देख रहे हैं। तो अगर प्रोस्टेट आ जाएगा रास्ते में तो फ्लो कम हो जाएगा, लो फ्लो हो जाएगा आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। बट ब्लैडर है बहुत ताकत लगाएगा, जोर लगाएगा, तो पीडेट जो रहेगा क्यूमैक्स वो काफ़ी हाई होगा। तो पीडेट क्यूमैक्स काफ़ी हाई होगा कि जो क्यूमैक्स है लो है, क्योंकि जो रहता है क्यूमैक्स लो दोनों में हो सकता है। आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में भी जो रहता है यूरिन का फ्लो कम हो सकता है और डेटूसर अंडर एक्टिव में। तो इसलिए जो रहता है इन दोनों कंडीशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जो रहता है पीपीएच के केस में यूजुअली यूडीएस कराते हैं। तो अगर लो क्यूमैक्स है बट अगर डेटूसर प्रेशर ही नहीं आ रहा है तो क्या होगा? पीडेट क्यूमैक्स भी कम होगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वीक है, ब्लैडर में कोई ताकत नहीं है। तो इस तरीके से हम रूल आउट करते हैं इन केस ऑफ बीपीएच। फिर जो अगला रहता है क्यूमैक्स जो है बीच का है, इंटरमिटेंट, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है। तो ये बेसिकली जो रहता है इसमें अगर हम बात करें तो डीएसडी के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। अगर हम बात करें ऊपर जो हमने ग्राफ देखा था इंटरमिटेंट का, तो इंटरमिटेंट अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा आता है। ये रहा इंटरमिटेंट कर्व, इसमें जो है तो देख सकते हैं कि बीच बीच में फ्लो आ रहा है और फिर नहीं आ रहा है। तो ये बेसिकली जो रहता है डीएसडी के केस में मिलेगा। और एक कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लैडर है उसमें भी मिल सकता है बिकॉज ऑफ एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। फिर इसमें जो रहता है बेसिकली डीएसडी में कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। अगर हम बात करें दूसरा जो रहता है ए कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लैडर, तो ए कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लैडर में और डेटूसर अंडर एक्टिव ब्लैडर में क्या डिफरेंस होता है कि ए कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स ए मीन्स एब्सेंट। तो इसमें जो रहता है कोई भी फ्लो नहीं होता है, थोड़ा बहुत भी नहीं होता है। डेटूसर अंडर एक्टिव में थोड़ा बहुत होता है। तो इसमें जो रहता है क्यूमैक्स जीरो एब्सेंट और पीडेट क्यूमैक्स एब्सेंट। तो इसका वजह से क्या होता है? क्रोनिक रिटेंशन। तो ऐसे केस में एक कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लैडर रहता है तो हमें सीआईसी करना पड़ता है और ये मोस्टली न्यूरोजेनिक ब्लैडर में मिलता है। अब ईएमजी की फाइंडिंग करें तो अगर हम बात करें ईएमजी जो रहता है, अगर पेशेंट जो है वॉइड कर रहा है तो सबसे पहले नॉर्मल की बात कर लें। तो अगर वॉइड कर रहा है तो उसमें वॉइड करते समय इंस्फिंक्टर का कोई काम नहीं है, तो उसको साइलेंट रहना रहता है। तो वो इंस्फिंक्टर बिल्कुल साइलेंट रहेगा ड्यूरिंग वॉइडिंग, क्योंकि इंस्फिंक्टर जो नेचुरली है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रास्ता बंद होगा। तो अब जो रहता है डीएसडी में क्या होता है कि अगर कोई वॉइड कर रहा होता है तो उस समय जो रहता है वो डिस्टर्ब करता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो एक्टिविटी बढ़ जाती है तो खोलता बंद करता है, इंक्रीज एक्टिविटी। इससे डीएसडी के बारे में पता चलेगा। और अगर इंस्फिंक्टर जो है बिल्कुल खराब हो गया, ये कैसे पता चलेगा? तो ना वो वॉइडिंग फेज में रिस्पॉन्ड कर रहा है ना फिलिंग फेज में, दोनों फेज में कोई भी एक्टिविटी नहीं है, स्फिंक्टर डीनियर्वेशन हो गया है। तो ऐसे केस में जो रहता है हम समझ सकते हैं कि इंस्फिंक्टर खराब हो गया है। अब बात करते हैं वीडियो यूरोडायनेमिक्स का। तो वीडियो यूरोडायनेमिक्स जो रहता है वो बेसिकली प्रेशर रिकॉर्डिंग्स और फ्लोरोस्कोपिक इमेज दोनों को आपस में कंबाइन करता है। तो इससे जो है हम क्या देख सकते हैं? इससे हम रिफ्लक्स देख सकते हैं, कोई ब्लैडर में डाइवर्टिकुला है कि नहीं देख सकते हैं, ब्लैडर में नेक में ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, या किसी प्रकार का डीएसडी। तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और तो हमने कोई भी ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन, डीएसडी, डाइवर्टिकुला ये सब देख लिया। तो ये जो रहता है वीडियो यूरोडायनेमिक्स 3 जगह गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। पहला, अगर हम बच्चों में यूरोडायनेमिक्स करें, पीडियाट्रिक यूरोडायनेमिक्स, तो उस समय गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है। दूसरा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स एलयूटीएस है तो उस समय गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है। और तीसरा, न्यूरोजेनिक ब्लैडर में भी गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है। फिर जो अगला कंपोनेंट होता है वो होता है यूरेथ्रल प्रेशर प्रोफाइलोमीटर। यूरेथ्रल प्रेशर प्रोफाइलोमीटर की बात करें तो इसमें हम लोग जो रहता है मैक्सिमम यूरेथ्रल क्लोजर प्रेशर मेजर करते हैं। जो नॉर्मल अगर हम बात करें तो नॉर्मली ही क्लोजर प्रेशर 60 से 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के बीच में होता है। अगर यूरेथ्रल क्लोजर प्रेशर कम है, 60 से कम है, तो इसका मतलब क्या है? स्फिंक्टर डेफिशिएंसी है। तो इससे हमें स्फिंक्टर डेफिशिएंसी के बारे में पता चलता है। दूसरा होता है वल्सल्वा लीक पॉइंट प्रेशर। वल्सल्वा लीक पॉइंट प्रेशर जो रहता है डेटूसर लीक पॉइंट प्रेशर से जो रहता है लगभग वैसा ही होता है। ये भी जो रहता है स्फिंक्टर वीकनेस बताता है, लेस देन 60 सेंटीमीटर है तो जो रहता है वो स्फिंक्टर वीकनेस होता है। और अगर मोर देन 90 है तो हाइपर मोबिलिटी बताता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओवर एक्टिव ब्लैडर है। जैसे पहली कंडीशन क्या है? ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर में अगर हम बात करें तो फिलिंग फेज में क्या प्रॉब्लम होगी? डेटूसर ओवर एक्टिविटी मिलेगा, जबकि वॉइडिंग फेज बिल्कुल नॉर्मल होगा,
कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो मेन कंप्लेन है फीलिंग फेज का क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्ट्यूरिया, वॉर्डिंग फेज में पुअर स्ट्रीम इंटरमिटेंसी। तो इसमें जो रहता है की ओवर एक्टिव ब्लैडर में अर्जेंसी रहता है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है। तो मेन जो प्रॉब्लम आएगी वो स्टोरेज फेज में आएगी, जिसको फिलिंग फेज भी बोलते हैं। दूसरा जो है वो है न्यूरोजेनिक ब्लैडर। न्यूरोजेनिक ब्लैडर जिसको हाइपर रिफ्लेक्सिक ब्लैडर भी बोलते हैं। तो इसमें जो रहता है बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें जो रहता है वॉर्डिंग फेज में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसमें डीएसडी मिलेगा, और फिलिंग फेज में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि ब्लैडर का कंप्लायंस न्यूरोजेनिक के केस में पुअर होता है, और कभी कभी डेटूसर ओवर एक्टिविटी मिल जाती है। तो यूजुअली जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है वो अनसेफ होता है, और इसमें डेटूसर लीक पॉइंट प्रेशर हाई होता है। फिर जो तीसरा जो रहता है वो रहता है ए टोनिक ब्लैडर, जिसमें ब्लैडर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है। तो फीलिंग फेज में जो रहेगा वो क्या मिलेगा, ए रिफ्लेक्सिया, किसी भी तरीके का रिफ्लेक्स नहीं मिलेगा। सेम जो है वॉर्डिंग फेज में भी सब कुछ एब्सेंट रहेगा। तो ये जो रहेगा इससे हमें पता चलेगा कि क्रोनिक रिटेंशन जो है पेशेंट को मिलेगा। फिर जो अगला अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट है वो है ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन या बीपीएच। बीपीएच के केस में जो रहता है फीलिंग फेज बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। यही चीज इसको डिफरेंशिएट करती है ओवर एक्टिव ब्लैडर से। जबकि वॉर्डिंग फेज में पीडेड क्यूमैक्स काफी बड़ा होगा, क्योंकि जो रहता है ब्लैडर जो है ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि क्यूमैक्स जो रहता है लो मिलता है, और मेनली ऑब्स्ट्रक्शन पैटर्न मिलेगा। फिर जो अगला कंडीशन है वो है डायबिटिक सिस्टोपैथी। डायबिटिक सिस्टोपैथी में जो है ब्लैडर में किसी भी प्रकार का सेंसेशन नहीं होगा, और इस जिसकी वजह से हाई पीवीआर होता है। और वॉर्डिंग फेज में जो है ब्लैडर जो है अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो पूरा यूरिन वॉइड नहीं हो पाएगा। तो फिलिंग होते समय ज़्यादा वो यूरिन स्टोर कर लेता है, सेंसेशन पता नहीं चलता है, और वॉइड होते समय भी ज़्यादा यूरिन बाहर निकाल नहीं रहा है, तो हाई पीवीआर होगा। फिर जो अगली कंडीशन है वो है ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द ब्लैडर। ट्यूबरक्लोसिस में जो रहता है अगर हम बात करें तो ब्लैडर की वॉल्स जो रहती हैं फाइब्रोस हो जाती हैं, तो लो कैपेसिटी हो जाता है, और कंप्लायंस भी पुअर हो जाता है, और वॉइड करते समय हाई प्रेशर रहता है। तो इसमें यूजुअली जो मेन फीचर रहता है वो कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर रहता है। अब बात करते हैं सेफ अनसेफ ब्लैडर की। ये यूजुअली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हम लोग यूज करते हैं। अगर ब्लैडर का DLPP, पहला पैरामीटर DLPP लेते हैं, अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो अनसेफ ब्लैडर कहलाता है, जबकि 40 सेंटीमीटर से कम होता है तो सेफ कहलाता है। तो 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो अनसेफ कहलाता है। फिर जो दूसरा है वो है कंप्लायंस। कंप्लायंस जो है अगर लेस देन 20 है तो वो जो रहता है पुअर कंप्लायंट ब्लैडर होता है। फिर उसी तरीके से जो रहता है स्टोरेज प्रेशर की बात करें, स्टोरेज प्रेशर अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ब्लैडर अनसेफ होता है, और अनसेफ ब्लैडर में रीनल रिस्क काफ़ी हाई होता है। अब बात करते हैं आर्टिफैक्ट्स की। तो अगर फॉल्स प्रेशर राइज हो रहा है, तो फॉल्स प्रेशर राइज जो होता है मेनली बिकॉज ऑफ एयर बबल की वजह से हो सकता है, या कैथेटर किंकिंग की वजह से हो सकता है। तो हमें चेक करना चाहिए कि कोई एयर बबल है या नहीं है, या कैथेटर कहीं से मुड़ा तो नहीं है। फिर कई बार जो डेटोसा प्रेशर है वो हमें मिसलीड कर रहा होता है। तो यूजुअली ऐसे में क्या होता है, हमने जो है डेटोसर को अच्छे से कैलिब्रेट नहीं किया है, इम्प्रॉपर जीरोइंग होता है इंस्ट्रूमेंट का, इस वजह से मिसलीडिंग डेटोसर प्रेशर आता है। फिर अगर हम तेजी से भरते हैं तो ऐसे केस में हमें आर्टिफिशियल डेटोसर ओवर एक्टिविटी मिल सकती है, अगर हम फास्ट फिलिंग करेंगे मोर देन 100 ml पर मिनट। फिर अगर हम बात करें वॉइडिंग का, तो वॉइडिंग जो रहता है यूजुअली हम लोग पेशेंट की पोजीशन में परफॉर्म करते हैं, जो उसका यूजुअल वॉइडिंग पोस्चर होता है उसी में हम लोग जो रहता है यूडीएस परफॉर्म करते हैं। अगर पेशेंट को यूटीआई है तो ऐसे केस में यूडीएस जो रहता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अब बात करते हैं बच्चों में। तो बच्चों में अगर यूडीएस करते हैं तो उनमें जो फिलिंग रेट रहता है 1 ml पर केजी पर मिनट होता है, काफ़ी धीरे धीरे भरना रहता है। और यूजुअली बच्चों में यूडीएस तब करते हैं जब हम पोस्टीरियर यूरेथ्रल वैल्व सस्पेक्ट कर रहे होते हैं, या माइलो मेलिंगो सील कर रहे होते हैं। तो इसमें इसलिए कहते हैं कि हमें देखना होता है कि सेफ ब्लैडर है या अनसेफ ब्लैडर है। दूसरा हम लोग रिफ्लक्स है तो उसको रूल आउट करने के लिए, या ऑगमेंटेशन सर्जरी किया है तो उसके फॉलोअप के लिए। तो इसमें जो हमारा मेन टारगेट रहता है करने का वो टू इंश्योर सेफ ब्लैडर। अगर कंप्लायंस 20 ml से ज़्यादा है और DLPP 40 से कम है तो वो सेफ ब्लैडर कहलाता है। अब बात करते हैं कब जो है यूडीएस कराते हैं। तो अगर पहला है कॉम्प्लेक्स एलयूटीएस, ऐसा एलयूटीएस है जो कि किसी भी एम्पेरिकल थेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में हमें जो रहता है यूडीएस कराना रहता है। दूसरा अगर न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, चाहे किसी भी कॉज से, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइना बाइफिडा, तो हमें जो रहता है यूडीएस कराना रहता है। तीसरा जो रहता है
अगर किसी को रिकरेंट यूटीआई हो रहा है विथ अनसेफ ब्लैडर, अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि बार बार जो यूटीआई हो रहा है बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर सिस्टम, तो हम यूडीएस करा सकते हैं। फिर कुछ जो रहता है प्री सर्जिकल कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हम लोग इवेल्युएशन के लिए करा सकते हैं। पहला जो रहता है, अगर हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे में हमें सर्जरी कराना चाहिए। दूसरा, अगर हम ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की सर्जरी कर रहे हैं तो कराना चाहिए। और तीसरा, ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी, ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी से पहले हमें कराना चाहिए। फिर पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट करने के लिए भी जो रहता है यूडीएस यूज़ करते हैं, मेनली अगर हमने कोई ऑगमेंटेशन सर्जरी किया है या आउटलेट रिपेयर किया है। अब बात करते हैं कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट की। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है एम्बुलेटरी यूरोडायनेमिक्स। एम्बुलेटरी यूरोडायनेमिक्स में क्या होता है कि हम जो रहता है पेशेंट को जो रहता है मशीन लगा देते हैं और वो सारा काम अपने करते हुए फिर यूडीएस जो है रीडिंग लेता है। तो ये बेसिकली रियल टाइम मेजरमेंट होता है ड्यूरिंग नेचुरल एक्टिविटी। जो दूसरा होता है वो होता है शेफर्स न्यूमोग्राम। ये बेसिकली एक ग्राफिकल इवेल्युएशन होता है ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का यूजिंग प्रेशर फ्लो डेटा। फिर जो अगला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है वॉट्स फैक्टर। वॉट्स फैक्टर जो रहता है वो बेसिकली जो रहता है ये डेट्रूसर का कॉन्ट्रैक्टिलिटी कितना है उसकी पावर को कैलकुलेट करने के लिए होता है वॉट फैक्टर। जैसे हम बल्ब यूज करते थे 100 वाट 200 वाट, जो जितना ज़्यादा वाट वो पावर कैलकुलेट करते हैं, उसी तरीके से डेट्रूसर की पावर वॉट फैक्टर से कैलकुलेट करते हैं। फिर जो अगला है वो है यूरेथ्रल रेजिस्टेंस एल्गोरिथम। यूरेथ्रल रेजिस्टेंस एल्गोरिथम जो रहता है ये आउटलेट रेजिस्टेंस जो रहता है कैलकुलेट करता है न्यूमेरिकली। तो यूरेथ्रल रेजिस्टेंस एल्गोरिथम। फिर जो नया चीज़ आ गया है वो एआई एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स होता है। तो एआई और मशीन लर्निंग मॉडल्स जो रहता है ये ऑटोमेटिकली जो रहता है प्रेडिक्ट करते हैं और प्रेशर फ्लो डाटा होता है उसको रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लिनिकल गोल्स क्या है। अगर हम बात करें यूरोडायनेमिक्स का, तो सबसे पहला गोल है टू मेंटेन सेफ ब्लैडर। प्रेशर जो होता है लेस देन 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर रखना चाहिए और कंप्लायंस मोर देन 20। दूसरा हमारा गोल है टू अचीव एफिशिएंट वॉइडिंग। एफिशिएंट वॉइडिंग जो रहता है तब बोलते हैं जब मोर देन 90% यूरिन निकल जाए ब्लैडर से और पीवीआर जो है लेस देन 50 ml रहे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है अपर ट्रैक को प्रिजर्व करना। और चौथा है टू गाइड इंडिविजुअलाइज थेरेपी बेस्ड ऑन यूडीएस। तो ये रहता है ओवरऑल यूडीएस के बारे में। फिर हम इसमें जो देख सकते हैं ये है शेफर्स नोमोग्राम। शेफर्स नोमोग्राम में हम देख सकते हैं कि ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टेड, इक्विवोकल और अनऑब्स्ट्रक्टेड में जो रहता है कैटेगराइज कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली टोटल 7 कैटेगरीज का होता है।